गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। एक बहुत अच्छा डायग्राम अपन ने बनाया था वहाँ पे और सभी डायग्राम्स के जितने भी पार्ट थे उनको लेबल करके उनके फंक्शंस भी अपन ने देखे थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्क्रोटम यानी वृषण कोश की जो 7वें मंथ की प्रेगनेंसी होती है मेल प्रेगनेंसी, उसके अंदर फीमेल प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें एब्डोमिनल कैविटी से यानी उदर गुहा से जो वृषण है वो कहाँ आ जाते हैं, इंग्विनल कैनाल से होते हुए वृषण कोश में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो वहां से उदर गुहा से कहाँ जाते हैं, वो वृषण कोश में आ जाते हैं। किसके द्वारा आते हैं, इंग्विनल कैनाल के द्वारा आते हैं। ठीक है, अब अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है टेस्टिस। ठीक है, यानी वृषण। तो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज उसका नाम है वृषण। इट मीन्स टेस्टिस। तो जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी टेस्टिस होता है प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, अगर अपन इसकी संख्या की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये कैसे हैं, एक जोड़ी। कितने पाए जाते हैं, टोटल 2 पाए जाते हैं। अगर इसके साइज की बात करें, इसके आकार की अगर अपन बात करते हैं तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर तो कैसे होते हैं, लंबाई होती है इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, और 2 से 3 सेंटीमीटर कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर तो होते हैं लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, जो वृषण होते हैं वो हिट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं। तो ये किसकी तरह कार्य करेंगे, हिट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे इसका मतलब हो गया हिट्रोक्राइन का कि ये अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करते हैं और बहिस्रावी की तरह भी कार्य करते हैं। हिट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि ये अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करते हैं और बहिस्रावी की तरह भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी की तरह कार्य कब करेंगे, जब ये हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो जब ये हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है, तब तो ये किसकी तरह कार्य करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और जब ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, तब ये बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो वृषण होते हैं वो कैसे होते हैं, हिट्रोक्राइन ग्लैंड के होते हैं। फिर अगर अपन बात करें इसके ओरिजिन की, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है मीजोडर्म से। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से। और अगर इसके कार्य की बात करें तो इसका क्या कार्य है, शुक्राणु जनन का। शुक्राणु जनन का यानी शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, साथ में इसका दूसरा कार्य क्या है, हार्मोन का स्त्रावन करता है। क्लियर। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा कि टेस्टिस कैसे होते हैं, प्राथमिक जनन अंग है, एक जोड़ी है। ठीक है, आकार की अगर अपन बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं।
हिट्टोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि आप इसको बोल सकते हो, या विषम ग्रंथि आप इसको बोल सकते हो, कि दो तरीके से कार्य करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह। अगर ये हार्मोन का स्रावन कर रहे हैं तो ये अंतःस्रावी की तरह कार्य करेंगे, और ये शुक्राणु का निर्माण कर रहे हैं तो ये बहिस्रावी की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, उत्पत्ति किससे होती है इसकी? मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। और कार्य की बात करें तो शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं, यानी शुक्राणु का निर्माण करेंगे और हार्मोन का स्रावन करते हैं। ठीक है, अब अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप लोग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी वृषण की संरचना। ठीक है, तो यहां पर अपन एक डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम अपन यहां पे बना लेते हैं। तो अभी अपन एक टेस्टिस का डायग्राम बना रहे हैं। और ये मैंने ये क्या वृषण बनाया, और ये क्या है? एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। ये क्या होता है? एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण। और ये टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करने वाली कोशिका, सॉरी मेम्ब्रेन। टेस्टिस को क्या करती है? चारों तरफ से कवर करके रखती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होती है। देखो पूरा तरफ से कवर नहीं कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहां पे बना रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए, ये अपन ने बनाया है टेस्टिस का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक एक करके इसको क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बाहर एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है बाहर। ठीक है, जिसने टेस्टिस को
इनकम्प्लीटली कवर करके रखा हुआ है। इसने क्या किया है, टेस्टिस को इनकम्प्लीट रूप से कवर किया है। तो ये टेस्टिस की सबसे बाहरी परत होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका वैजिनेलिस। ठीक है, ये सबसे बाहरी परत है, ये वाली, ये दो जो परतें हैं, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका वैजिनेलिस। ठीक है, ट्यूनिका वैजिनेलिस की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है ये, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि कैसी है, ये डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली युक्त है। डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। साथ में ये कैसी है, इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है, कि ये टेस्टिस को चारों तरफ से घेर के नहीं रखती है। ठीक है, इनकम्प्लीट ही क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो कितनी लेयर हो गई यहाँ पर, सॉरी, कौन सी परत हो गई है, सबसे बाहरी परत। टेस्टिस को कवर करने वाली सबसे बाहरी परत कौन सी है, ट्यूनिका वैजिनेलिस। कौन सी है, ट्यूनिका वैजिनेलिस, सबसे बाहरी परत है, दोहरी झिल्ली युक्त है और कैसी है, अपूर्ण। ठीक है, इसकी दूसरी परत की अगर अपन बात करें, ये वाली जो परत है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये कैसी है, मध्य परत है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कैसी है, मध्य परत है। ठीक है, साथ में ये कैसी है, कंप्लीट है, पूर्ण परत है। ठीक है, कैसी है, पूर्ण परत है, और ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, सुरक्षा व सहारा प्रदान करती है। और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये बनी होती है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, यानी सघन अनियमित संयोजी ऊतक से बनी। ठीक है, तो इसकी दूसरी परत का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया मध्य परत है, पूर्ण परत है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है और सघन अनियमित संयोजी ऊतक से बनी होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी सबसे आंतरिक परत की। तो ये जो आपको परत दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ब्लू कलर की जो मैंने बनाई हुई है, ये तीसरी परत है जिसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और ट्यूनिका वैस्कुलोसा की बात करें तो सबसे अंदर की परत है, आंतरिक परत। और इसमें क्या उपस्थित होती है, इसमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस यानी वृषण को कितनी परतें, मतलब वृषण के बाहर कितनी परतें पाई जाती है, वृषण को कितनी परतों द्वारा घेरा जाता है, तो आप बताओगे 3 परतों द्वारा घेरा जाता है। पहली परत कौन सी है, ट्यूनिका वैजिनेलिस, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, और दोहरी झिल्ली युक्त है, अपूर्ण परत है। ठीक है, यहां बात करें ट्यूनिका एल्बुजिनिया की तो मध्य परत है, पूर्ण परत है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है और सघन अनियमित संयोजी ऊतक से बनी हुई होती है। ट्यूनिका वैस्कुलोसा की बात करें तो आंतरिक परत है, रक्त वाहिनियां उपस्थित है और ये भी कैसी है, पूर्ण परत है। ये भी कैसी है, पूर्ण परत है। इट्स दैट क्लियर। ये 3 परतें होती है किसमें, टेस्टिस के चारों तरफ। फिर अपन बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, ये है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाली जो संरचना है, ये वाली इसको बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं,
शुक्र जन नलिका, क्या बोलेंगे? शुक्र जन नलिका। और इन शुक्र जन नलिकाओं का काम क्या होता है? ये शुक्राणु का निर्माण करती है। क्या करेगी ये? शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये है शुक्र जन नलिका। ठीक है, अब ये जो शुक्र जन नलिकाएं हैं ये कहां पर जाके ओपन होती है? तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये संरचना, ये गोल सी संरचना, इसको अपन बोलते हैं रेटेटेस्टिस यानी वृषण जालक। तो ये वाली जो संरचना है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो संरचना है इसको बोलते हैं अपन वृषण जालक यानी रेटेटेस्टिस। ठीक है, रेटेटेस्टिस जो है ये जो कहां ओपन हो रही है? इन नलिकाओं में ओपन हो रही है। और इन नलिकाओं को हमने नाम दिया है, ये जो नलिकाएं हैं इनको नाम दिया है अपन ने शुक्र अपवाही नलिका। शुक्र अपवाही नलिका, जिसको अपन बोल सकते हैं वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, फिर ये शुक्रवाही नलिका फिर ये कहां जाके खुलेगी? अधिवृषण में। तो अधिवृषण का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सबसे ऊपर का, ये कहलाता है क्या? कैप्यूट अधिवृषण। इसको बोलते हैं अपन कैप्यूट अधिवृषण। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कॉर्पस अधिवृषण। और ये नीचे नीचे वाला जो पार्ट कहलाता है ये होता है कोड़ा अधिवृषण। ठीक है, तो अधिवृषण के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। सबसे पहला कौन सा है? कैप्यूट। कैप कहां लगती है? सर पे लगती है। ठीक है, इसलिए इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाएगा कैप्यूट, बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कॉर्पस, और नीचे नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? कोड़ा। ठीक है, और ये जो नलिका बाहर निकल रही है इसको बोलेंगे अपन शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, जिसको अपन बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों डायग्राम? देखो इसके अंदर टेस्टिस के अंदर चारों तरफ परतें पाई जाती है 3, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है, इसके अंदर जो ट्यूनिका वास्कुलोसा ये बनाती है टेस्टिकुलर लोब यानी वृषण कोष्ठ। वृषण कोष्ठ में प्रेजेंट होते हैं शुक्र जन नलिका। शुक्र जन नलिका कहाँ खुलती है? वृषण जालक में खुलती है। वृषण जालक कहाँ खुलते हैं? शुक्र अपवाही नलिका में। शुक्र अपवाही नलिका कहाँ खुलती है? कैप्यूट एपिडिडाइमिस यानी कैप्यूट अधिवृषण। यहाँ से शुक्राणु जाते हैं कॉर्पस अधिवृषण, फिर यहाँ से शुक्राणु जाएंगे कोड़ा अधिवृषण, और फिर वहाँ से शुक्रवाहिनी से होते हुए बाहर चले जाएंगे। यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये है वृषण की संरचना। ठीक है, इसको हम अभी और आगे पढ़ते हैं। आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतारो फटाफट से। उतार लिया? ठीक है,
अब देखो अपन वापस इसको देखते हैं। अपन टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं अपन। कितने टेस्टिस की? एक टेस्टिस। ठीक है, तो एक वृषण है। ओके, एक वृषण में लगभग 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। एक वृषण में कितने? लगभग 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। वृषण कोष्ठ को अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, तो एक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होंगे और हर वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं स्थित होगी। शुक्रजन नलिकाओं को बोलते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो 1 से 3, ठीक है, कितनी होगी? 1 से 3। ठीक है, तो एक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ, एक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजन नलिका। ठीक है, इन 1 से 3 शुक्रजन नलिकाओं से शुक्राणु कहां चला जाता है? वृषण कोश वृषण जालक में, यानी रेटेटेस्टिस में। ठीक है, कहां चला जाता है? रेटेटेस्टिस में चला जाता है। यहां से रेटेटेस्टिस जो है वो लगभग 10 से 12 शुक्र अपवाही नलिकाओं में खुलती है। 10 से 12 शुक्र अपवाही नलिकाओं में खुलती है। और यह 10 से 12 शुक्र अपवाही नलिका खुलती है कहां? अधिवृषण में। और अधिवृषण से कहां चला जाता है? शुक्रजन नलिका में, शुक्रवाहिनी में। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे अपन वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एपिडिडाइमिस और इसको बोलते हैं अपन वास डिफरेंस। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्ट्रक्चर होता है वृषण का। एक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। हर वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती है। हर शुक्रजन नलिका जो होती है वो कहाँ खुलती है? वृषण जालक में खुलती है। वृषण जालक लगभग 10 से 12 शुक्र अपवाही नलिकाओं में खुलता है और ये 10 से 12 शुक्र अपवाही नलिकाएं अधिवृषण में खुलती है। और अधिवृषण कहाँ खुलता है? शुक्र वाहिनी में खुलता है। इट्स दैट क्लियर? ठीक है, अब अपन शुक्राणु का मार्ग अपन पढ़ते हैं कि शुक्राणु जो होता है किस किस मार्ग के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है, तो उसका पूरा मार्ग अपन डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर? इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो शुक्राणु का मार्ग अपन पढ़ते हैं यहां पे ना। शुक्राणु का मार्ग। क्लियर? तो सबसे पहले शुक्राणु बनते कहां हैं? शुक्राणु बनते हैं शुक्रजन नलिकाओं में। तो सबसे पहले है शुक्रजन नलिकाएं। ठीक है, तो शुक्रजन नलिकाओं के अंदर क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। क्या काम करती है ये? शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, फिर शुक्रजन नलिकाओं से जो शुक्राणु हैं वो कहां जाएंगे? वृषण जालक में जाएंगे। कहां जाएंगे? वृषण जालक में जाएंगे। ठीक है, वृषण जालक का काम क्या होता है? जल का अवशोषण कर लेता है ये। ठीक है, फिर वृषण जालक से जो शुक्राणु है वो कहां जाएंगे? वृषण जालक से शुक्राणु शुक्र अपवाही नलिकाओं में। शुक्र अपवाही
नलिकाओं में जाएंगे। ठीक है, शुक्र अपवाही नलिकाएं क्या होती है? 10 से 12 नलिकाएं होती है जो स्पर्म को मार्ग प्रदान करती है। 10 से 12 नलिकाएं जो शुक्राणु को मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, अब ये देखो तीनों संरचनाएं की अगर अपन बात कर रहे हैं, शुक्रजन नलिकाएं, वृषण जालक और शुक्र अपवाही नलिकाएं। ठीक है, तो ये जो शुक्र अपवाही नलिकाएं हैं, ठीक है, ये तीनों चीज जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? वृषण के अंदर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? वृषण के अंदर। इसलिए इनको बोल देते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे? इनको इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, टेस्टिकुलर यानी वृषण कोष्ठ के अंदर उपस्थित है। तो ये सारे जो जितने भी नलिकाएं हैं ये वृषण के अंदर उपस्थित है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? इंट्रा टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, अब शुक्र अपवाही नलिकाएं कहां पर खुलेगी? शुक्र अपवाही नलिकाएं खुलेगी अधिवृषण के प्रथम भाग में। और अधिवृषण का प्रथम भाग क्या होता है? कैप्यूट। अधिवृषण का प्रथम भाग क्या होता है? कैप्यूट। ठीक है, अधिवृषण का दूसरा भाग यानी बीच वाला भाग क्या होता है? कॉर्पस। ठीक है, और अधिवृषण का जो थर्ड भाग होता है यानी सबसे लास्ट वाला पार्ट, वो कौन सा होता है? कोडा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? अधिवृषण बनाते हैं। क्या बनाएंगे? अधिवृषण। तो अधिवृषण का जो प्रथम भाग है वो क्या कहलाता है? कैप्यूट कहलाता है। अधिवृषण का दूसरा भाग क्या होता है? कॉर्पस। और अधिवृषण का तीसरा भाग क्या होता है? कोडा। अब इन तीनों के फंक्शन देखते हैं अपन। तीनों के फंक्शन पूछे अलग अलग तो अलग अलग बताने, और अगर अधिवृषण के पूछे तो तीनों को मिक्स करके बता देने। ठीक है, तो सबसे पहले कैप्यूट का अगर अपन फंक्शन देखें तो कैप्यूट क्या करता है? स्पर्म को मैच्योरिटी प्रदान करता है। ये क्या करता है? शुक्राणु का परिपक्वन करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? शुक्राणुओं को परिपक्व करेगा। परिपक्व करने का मतलब कि शुक्राणुओं के अंदर गमन क्षमता, ठीक है, साथ में वह फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, निषेचन क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा शुक्राणु जो गमन करने लायक हो जाए और जिसमें निषेचन क्षमता आ जाए वो शुक्राणु क्या कहलाता है? परिपक्व शुक्राणु कहलाता है। तो कैप्यूट एपिडिडाइमिस में क्या होता है? शुक्राणु का परिपक्वन होता है। क्या होता है? शुक्राणु का परिपक्वन। ठीक है, कॉर्पस का काम क्या होता है? शुक्राणु को मार्ग प्रदान करती है, पासेज ऑफ स्पर्म। शुक्राणु को मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, कोड़ा की अगर अपन बात करते हैं कि कोड़ा का काम क्या होता है, जो कोड़ा होता है वो अस्थायी रूप से शुक्राणुओं को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कितने टाइम तक? कम से कम 2 वीक तक। ठीक है, ये अस्थायी रूप से 2 सप्ताह तक शुक्राणुओं को स्टोर करता है। स्टोर का मतलब हो गया संग्रहित करता है। क्या करेगा? 2 सप्ताह तक शुक्राणु को क्या करता है? संग्रहित करता है। फिर यहां से शुक्राणु जो है, कौन सा शुक्राणु? परिपक्व शुक्राणु। ठीक है, कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा शुक्र वाहिनी में। कहां चला जाएगा?
शुक्र वाहिनी में। और शुक्र वाहिनी के अंदर क्या किया जाएगा, परिपक्व शुक्राणु को लगभग 3 महीने तक स्टोर किया जाएगा। परिपक्व शुक्राणुओं को लगभग 3 महीने तक संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, परिपक्व शुक्राणु को लगभग 3 महीने तक क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। फिर शुक्र वाहिनी से शुक्राणु कहां चला जाएगा, स्खलन वाहिनी में। शुक्र वाहिनी से शुक्राणु कहां गया, स्खलन वाहिनी। और स्खलन वाहिनी से कहां चला जाएगा, यूरिथ्रा, मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी से चला जाएगा शिशन, और शिशन से बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, कहां से कहां तक, कैप्यूट से लेके शुक्र वाहिनी, स्खलन वाहिनी और शिशन तक। ठीक है, ये सारी संरचना कहां होती है, वृषण के बाहर स्थित होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो यहां पर देखो शुक्राणुओं का मार्ग देखते हैं। सबसे पहले शुक्रजन नलिका है, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। वहां से ये जाती है वृषण जालक में, जहां जल का अवशोषण कर लिया जाता है। वहां से जाती है शुक्र अपवाही नलिकाएं में। वहां से जाती है अधिवर्षण के प्रथम भाग कैप्यूट में, अधिवर्षण के दूसरे भाग कॉर्पस, अधिवर्षण के तीसरे भाग कोडा। फिर जाती है शुक्र वाहिनी के अंदर, शुक्र वाहिनी से चला जाएगी स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी से मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी से शिशन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं शुक्राणु। ठीक है, ये 3 संरचना मिलती है वृषण के अंदर, इसलिए इसको बोल दिया जाता है इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। और ये जो है वृषण के बाहर मिलती है, इसलिए इनको बोल देते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। ठीक है, तो ये है आपके शुक्राणुओं का मार्ग। ओके, अब इसको आप उतार लो फटाफट, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, अब अपन पढ़ते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट काटेंगे अब अपन, है ना। देखो, अब अपन करते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, यानी वृषण का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, वृषण का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा सुंदर सा एक डायग्राम अपन बनाने वाले हैं। ये टेस्टिस का अपन ने अनुप्रस्थ काट काटा है। ठीक है, टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट काटा है अपन ने। और ये जो बीच वाली आपको गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब हो गया शुक्रजन नलिकाएं। और शुक्रजन नलिकाओं की सबसे बाहरी परत बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, जनरिक उपकला से।
देखो ये डायग्राम अपन ने बना लिया है, ठीक है। ये सेम टू सेम आपको इसमें भी और इसमें भी बनाना है, बट अपने पास में ऐसा नहीं है कि सबको बनाए, एक ही बात है। तो ये अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये बीच में गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब हो गया शुक्र जन नलिकाएं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? शुक्र जन नलिकाएं, ठीक है। क्या नाम है इसका? शुक्र जन नलिकाएं। देखो शुक्र जन नलिकाएं जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? जनन उपकला की। इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? जनन उपकला की, यानी जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसकी बाहरी भित्ति किसकी बनी हुई होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। किसकी? जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला की बनी हुई होती है। अब ये जो शुक्र जन नलिकाएं हैं, इनके पास में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इनके पास दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है सरटोली कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? सरटोली कोशिका, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आलंबन कोशिका, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नर्स सेल, नर्स कोशिका या आलंबन कोशिका, ठीक है। तो ये जो गोल वाली संरचना है, ये गोल वाली जो संरचना है ये कहलाती है क्या? शुक्र जन नलिकाएं, ठीक है। इन शुक्र जन नलिकाओं के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। अब कौन सी होती है स्पर्मेटोगोनिया? तो ये देखो आप, तो ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली गोल गोल जैसी ब्लू कलर की, तो ये वाली जो कोशिकाएं होती है इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनका काम क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करना। इनका काम क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण करती है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। फिर आपको ये जो छोटी छोटी और संरचनाएं दिखाई दे रही है आगे की तरफ, ये होती है स्पर्मेटेड। ये वाली जो संरचना है, ये बीच वाली, ठीक है, ये वाली, इसको बोला है स्पर्मेटोसाइट। क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे अपन जब अपन शुक्राणु का निर्माण करेंगे। और ये वाली जो संरचना है, ये वाली, ठीक है, इसको बोलेंगे स्पर्मेटेड, ओके। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं शुक्राणु। क्या होते हैं? शुक्राणु, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है, सबसे पहली बात शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है वृषण में। वृषण में कहाँ हो रहा है या कौन सी कोशिका कर रही है? तो वृषण में कर रही है शुक्र जन नलिकाएं। शुक्र जन नलिकाओं में भी कौन सी कोशिका कर रही है? स्पर्मेटोगोनिया। कौन कर रही है? स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आ गया यहां तक? तो शुक्र जन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका, नर्स सेल या आलंबन कोशिका। अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं। अभी जो आपको बाहर दिखाई दे रही है ये वाली जो संरचना है, ठीक है, इन संरचना को अपन बोलते हैं लैडिंग कोशिका। क्या बोलेंगे? लैडिंग कोशिका। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं अंतराली कोशिका। ये होती है लैडिंग कोशिका, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? अंतराली कोशिका। तो अंतराली कोशिकाओं का क्या काम होता है? सबसे पहले ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। ये क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। तो पहला काम, अगर आपसे पूछा जाए
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? तो आप बताओगे लैडिंग कोशिका बनाती है। कहाँ पे उपस्थित होती है? वृषण में उपस्थित होती है। ठीक है, तो लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मेंटेन करता है। ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मेंटेन करेगा। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं मेल में मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का उगना, ये सारे जो लक्षण है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंदर आते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इसका दूसरा काम क्या होता है? ये शुक्राणु के निर्माण में, शुक्राणु के निर्माण को उद्दीपित करता है। क्या करेगा? शुक्राणु के निर्माण को उद्दीपित करेगा, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो लैडिंग कोशिकाओं का काम क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करता है। टेस्टोस्टेरोन का कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन का कंट्रोल करेगा LH हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पे कंट्रोल कौन करता है? LH हार्मोन। LH हार्मोन मेंटेन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस। क्लियर? तो लैडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मेंटेन करेगा। दूसरा काम क्या होगा? शुक्राणु के निर्माण को उद्दीपित करेगा। ठीक है, अब फाइनल जो अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर वो है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहते हैं, आलंबन कोशिका भी कहते हैं। तो ये आपको जो कोशिका नजर आ रही है, ठीक है, ये है सर्टोली कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब इनके फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले ये करती है, किसकी तरह कार्य करेगी? ये करेगी, ये बनाएगी ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये क्या बनाती है? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। ठीक है, यानी ब्लड को टेस्टिस से क्या करेगी? अलग करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? केमिकल हो सकते हैं या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिनकी वजह से शुक्राणु क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला काम क्या होता है इसका? ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है? जितने भी अनवांटेड केमिकल्स हैं, यानी अनावश्यक रसायन है या फिर सूक्ष्म जीव है, उनको वृषण में आने से रोकता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर अनावश्यक रसायन व सूक्ष्म जीवों को वृषण में आने से रोकता है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका का प्रथम काम क्या हो गया? ये क्या करता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है। और ब्लड टेस्टिस बैरियर यानी अनावश्यक रसायन सूक्ष्म को वृषण में आने से रोकेगा। साथ में ये क्या करता है? इनिबिन हार्मोन का स्त्रावन करता है। इनिबिन हार्मोन का स्त्रावन करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि इनिबिन हार्मोन का काम क्या होता है? जब बहुत ज्यादा क्या होने लग जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन होने लग जाता है जब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो शुक्राणु जनन होने लग जाता है तो इनिबिन हार्मोन रिलीज किया जाता है सर्टोली कोशिका के द्वारा, जो FSH के स्त्रावन को क्या कर देती है? गिरा देती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? FSH के स्त्रावन को कम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? FSH के स्त्रावन को कम कर देगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? धीमे हो जाएगी। तो जब एक्सेस में
शुक्राणु जनन होता है जब बहुत ज्यादा शुक्राणु बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका क्या काम करती है, इनिबिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, और इनिबिन हार्मोन क्या करेगा, एफएसएच के स्त्रावन को कम कर देगा, जिससे एबीपी प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ठीक है। एबीपी प्रोटीन का काम मतलब बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो दूसरा सर्टोली कोशिका का दूसरा काम क्या होता है, एबीपी प्रोटीन का निर्माण करना। इसको बोलते हैं अपन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका एक प्रोटीन का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसका काम क्या होता है वो देखो ये क्या है, लेडिंग कोशिका। तो टेस्टोस्टेरोन कहां बन रहा है, बाहर। टेस्टोस्टेरोन कहां पे बन रहा है, बाहर बन रहा है, ठीक है। कहां, इस शुक्रजन नलिका के बाहर बन रहा है, ठीक है। शुक्राणु कहां बन रहा है, अंदर। किसकी उपस्थिति में बनता है, टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति में बनता है। तो इन टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके कौन जाएगा, इन टेस्टोस्टेरोन का अंदर लेके कौन जाएगा, एबीपी प्रोटीन, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता कौन है, सर्टोली कोशिका बनाती है, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या हो गया कि ये टेस्टोस्टेरोन को शुक्रजन नलिकाओं के अंदर लेके जाती है। टेस्टोस्टेरोन को शुक्र जनन नलिकाओं में ले जाती है, ठीक है। चौथा फंक्शन क्या होगा सर्टोली कोशिका का, ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे एएमएफ बनाते हैं। एएमएफ का मतलब हो गया एंटी मुलेरियन फॉलिकल, सॉरी एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो सर्टोली कोशिका एक और काम करती है, वो क्या करती है, एएमएफ का स्त्रावन करती है। व्हाट इज एएमएफ, एंटी मुलेरियन फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि नर के अंदर गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी का निर्माण नहीं होगा। नर में गर्भाशय व अंडवाहिनी के निर्माण को रोकते हैं, ठीक है। तो एएमएफ फैक्टर क्या करते हैं कि नर में गर्भाशय और अंडवाहिनी के निर्माण को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और लास्ट कार्य सर्टोली कोशिका का क्या होता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु को पोषण व आलंबन प्रदान करना। These are the function of Sertoli cells। तो सर्टोली कोशिका के काम क्या क्या हो गए, ब्लड टेस्ट बैरियर बनाता है, अनावश्यक रसायनों को, सूक्ष्म जीवों को वर्षण में आने से रोकेगा, इनिबिन हार्मोन का स्त्रावन करेगा। जब बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो एफएसएच के स्त्रावन को कम कर देगा। एबीपी प्रोटीन बनाएगा ताकि टेस्टोस्टेरोन को सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अंदर लेके जाया जा सके। एएमएफ बनाएगा एंटी मुलेरियन फैक्टर जो नर में गर्भाशय और अंडवाहिनी के निर्माण को रोकेगा और साथ में शुक्राणुओं को पोषण व सहारा प्रदान करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन कौन करता है, लेडिंग कोशिका करती है या अंतराली कोशिका करती है। टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल कौन करेगा, एलएच कंट्रोल करेगा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मेंटेन करके रखेगा टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु के निर्माण को उद्दीपित करेगा। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मेटोगोनियल शुक्रजनन नलिकाओं में। किसके द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। इट्स दैट क्लियर, समझ में आ गया ये आपको, ठीक है। इसके बाद आपके एक टॉपिक बच रहा है पेनिस यानी शिशन। शिशन के बाद आपको बच रहा है रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन कैसे होता है। इज दैट क्लियर, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।
है।